नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। जनमत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे संसद के बजट सत्र के दौरान मकर द्वार पर जो दृश्य देखने को मिला, उसने देश की सियासत को एक साफ तौर पर नई और संवेदनशील दिशा भी दे दी है। कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का आमना सामना हुआ, लेकिन ये टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा बल्कि गद्दार और देशद्रोही जैसे शब्दों तक पहुंच गया, जिससे सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगने लगे और देश का सियासी पारा साफ तौर पर अचानक से हाई हो गया। कांग्रेस सांसद मकर द्वार पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जब केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से होकर संसद के भीतर जा रहे थे तो राहुल गांधी ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, यहां पर एक गद्दार दोस्त जा रहा है, इसका चेहरा देखिए। इसके बाद राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए तंज कसा। नमस्ते भाई, मेरा गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओगे। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने इसका करारा जवाब देते हुए राहुल गांधी को दे दिया। बिट्टू ने कहा कि देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के ये बयान सामने आ रहे हैं। यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढह ढेरी कर दी और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया। हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो यही, और मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। स्पीकर साहब, राहुल गांधी की नजरों में जो भी व्यक्ति देश की सेवा करे वो गद्दार, और जो राहुल गांधी के चरणों में पड़े केवल वही वफादार। आज पार्लियामेंट में सरदार रवनीत सिंह बिट्टू, एक मंत्री को गद्दार कह के राहुल गांधी ने पूरे सिख समाज का अपमान किया है, फिर से अपनी सिख विरोधी मानसिकता का प्रमाण दिया है, अपने अहंकार का प्रमाण दिया है, और एक बार फिर से साबित कर दिया है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पद है उसके लायक नहीं है। राहुल गांधी को नहीं भूलना चाहिए, सिख हमेशा देश की सेवा और रक्षा करते आए हैं, और वो राहुल गांधी की तरह देश को बदनाम नहीं करते, राहुल गांधी की तरह सेना पे प्रश्न नहीं उठाते, सेना को बदनाम नहीं करते, और राहुल गांधी की तरह उनको पाकिस्तान के अखबारों की सुर्खियों में हीरो बनने का चस्का नहीं है।
राहुल गांधी को अपने आज पार्लियामेंट में सदन के बाहर जो व्यवहार है उस पर शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जो है इसका पीछे से इतिहास आप देख लो। उसके पिताजी ने 1984 कराई, उसकी दादी मरी, दादी ने कभी भी हिंदुस्तान के हित में नहीं बोली, उन्होंने इमरजेंसी करवाई। राहुल गांधी उस शख्स का बेटा है जिसने दिल्ली के अंदर 1984 में दंगे कराए, बेगुनाह सिखों को गले में टेर डाल के जिंदा जलाया। ये जो है देश के ये गद्दार हैं जो कहते हैं ना हम देश के हित में नहीं। राहुल गांधी क्या, राहुल गांधी का पूरा खानदान शुरू से ये गद्दार है और हमेशा गद्दार ही रहेगा। ताज्जुब हो रहा है कि कांग्रेस का नकाब उतर गया मुझसे, झूठा नकाब जो था। पहले ये मुसलमानों को गुमराह किया, अभी सिख भाइयों को गुमराह किया। और दूसरी बात, देश के अंदर मुस्लिम समाज के भी सांसद है, अगर वो बीजेपी में चला जाए तो उनको भी गद्दार कहोगे। तो ये मानसिकता है राहुल गांधी की, जो सपने देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने की। तो ऐसे लोग जो है सिर्फ देश के लिए गलत है और बिल्कुल सही नहीं है। ये 1984 में मेरा घर भी जला था, उस टाइम मेरी नई शादी हुई थी। 1983 में शादी हुई थी, 1984 में मेरा घर जल गया था, दुकानें जल गई और कई गाड़ियां जली हैं मेरी 5-7। राहुल गांधी का इनका पूरा खानदान ही इस तरीके का है, ना इन्होंने मुसलमानों को बख्शा, ना इन्होंने सिखों को बख्शा, ये किसी के है ही नहीं, बस इनका अपना खानदान है बस। अब ये मोदी जी आए हैं, कुछ बहुत ज्यादा समाधान हुआ है सिखों का, और बाकी आगे होगा वो तो बहुत बुरी बात है। उनके लिए जो अपमान शब्द की है, जो उनके घर में रहे वो ठीक है, जो बाहर चला जाए वो गद्दार हो जाए, वो दूसरा आ जाए उनकी पार्टी में तो वो गद्दार नहीं है, जो इनसे यहाँ चला जाए वो गद्दार है। कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो। गद्दार दोस्त कहना उनके लिए बहुत ही गलत शब्द उन्होंने यूज किए। केंद्रीय मंत्री को रवनीत सिंह बिट्टू जी को वो कह रहे हैं कि मेरा गद्दार दोस्त, इसमें फिर उन्होंने बोला कि तुम तो भारत के दुश्मन हो, रवनीत सिंह बिट्टू जी ने बोला। तो कहीं ना कहीं आपको पता चला कि भारत के दुश्मन है, तभी ऐसी उन्होंने उल्टा सीधा जवाब दिया है और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ और एक सिख समाज का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया। मैं राहुल गांधी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सिख को गद्दार कैसे कह सकते हैं? आज जो देश आजाद हुआ ना, जिस आजादी की सांस जो राहुल गांधी ले रहा है उसमें 80% कुर्बानियां सिखों की है, तो सिख कौम तो कभी गद्दार हो ही नहीं सकती। बल्कि राहुल गांधी, उसका जो नाना था, चाहे वो नेहरू था, चाहे इंदिरा थी, ये लोग हैं देश के गद्दार, ये असली गद्दार है देश के। सिख कौम तो कभी गद्दार हो ही नहीं सकती। नाराजगी बहुत ज्यादा है, राहुल गांधी से तो पहले भी नाराजगी है, उसके पिता राहुल गांधी के, राजीव गांधी के से नाराजगी है सिखों की, उसकी दादी इंदिरा गांधी से सिखों की नाराजगी है, क्योंकि उसकी इंदिरा गांधी ने ब्लैक थंडर करवाया, राजीव गांधी ने ब्लू स्टार कराया, और 1984 में जो दंगे हुए वो राजीव गांधी ने जब कहा बड़ा पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसी करके दंगे हुए हैं। और राहुल गांधी मैं तो कहूँगा आतंकवादी है, क्योंकि वो पीछे अमेरिका में गया था, वहाँ पर उसने जो गुरनेत सिंह पुन्नू है जो खालिस्तानी है उसके ग्रुप से मिल के आया है, और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ सुरक्षित नहीं है। देखिए, बात रखने का सबसे बड़ा मंच वो संसद भवन है, और वहाँ पर जिसको कहना है अपनी बात कहें। आदरणीय स्पीकर साहब ने भी आज इस बात को कहा था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और संसद की मर्यादाओं को जिस तरीके से तार किया गया, आज संसद में जिस प्रकार से बैनर लहराए गए, पूरे देश ने उसको देखा है, और मैं सख्त शब्दों में उनकी निंदा करता हूं। यदि उन्हें कोई बात कहनी है तो संसद में आकर के अपनी बात कहें, लेकिन क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा वो इस तरीके की पॉलिटिकल ड्रामेबाजी कर रहे हैं जो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि विपक्ष के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जो मंत्री हैं उनको गद्दार कह रहे हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने पूरे देश की सरदार कौम को कलंकित किया है, गद्दार कहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी
धर्मनगरी हरिद्वार में गुरुदेव समाधि मंदिर में आयोजित मूर्ति स्थापना समारोह के पहले दिन भव्य आध्यात्मिक आयोजन देखने को मिला। इस अवसर पर देश के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम का साफ तौर पर विशेष अवसर बना दिया। संतों के वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ मूर्ति स्थापना संपन्न हुई, जिससे पूरे परिसर में भक्तिमय और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगतगुरु शंकराचार्य, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष एवं भारत माता मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव महामंडलेश्वर, हरि चेतनानंद गिरी महामंडलेश्वर, ललितानंद गिरी सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मूर्ति स्थापना के दौरान संतों द्वारा किए गए वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान से पूरे परिसर में श्रद्धा और राष्ट्रभाव का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण बताया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर देश, सेना और शहीदों की छवि को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। को केवल झूठे आरोप लगाकर अपने देश को बदनाम करके, अपनी सेना को बदनाम करके, अपने शहीदों को बदनाम करके इस देश को बदनाम करने में ही उनको सबसे ज्यादा रुचि दिखाई पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार की बातें वो कर सकते। सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं और हम ईश्वर की संतान हैं। इस ध्येय वाक्य को लेकर हम पूज्य गुरुदेव के मूर्ति स्थापना समारोह को मना रहे हैं। आज पहला दिन था जिसमें भारत के 14वें राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का आगमन हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आए। इस कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का आगमन हुआ और इसी क्रम में पंजाब के गवर्नर आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी आए। देश के अनेक विभूतियाँ आ रही हैं। माननीय योगी जी आएंगे, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का आगमन होगा और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। हम पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। चूँकि हम अलग अलग जातियों के लोग हैं तो हिंदू ही, हम अलग अलग जातियों बटे, हम सनातनी हैं। हमारी जातियाँ हमारा सौंदर्य है, हमारी जातियाँ हमारा वैशिष्ट है, हमारी जातियाँ ही हमारी सच्ची निधि है। कोई पूछे कि भारत की निधि क्या है, भारत की संपदा क्या है, तो भारत की संपदा प्रत्येक व्यक्ति ही तो भारत की संपदा है। तो भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदायों में बटा हुआ भारत एक है। और आध्यात्मिक गलियारे में तो हम एक ही हैं। गंगा के तट पर जाति कौन पूछता है, मंदिर में पूछता कौन है आप हैं कौन। और मंदिर के द्वार सबके लिए खुले हैं। इस ध्येय वाक्य के साथ हम चलें कि हिंदू को हम आगे करें, हिंदू बचेगा, हिंदू संगठित होगा, हिंदू को अपने स्वाभिमान और आत्मगौरव का बोध होगा तो इस देश के रक्षा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आपको बता दें कि गुरुदेव समाधि मंदिर में आयोजित मूर्ति स्थापना समारोह के दूसरे दिन सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के भी समारोह में हिस्सा लेंगे। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर सामने आ रही है। बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रही, बल्कि ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल ने जनता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सड़क पर जनता के लिए लड़ाई दिखाने वाली ममता के शासन में करोड़ों का गबन और सरकारी फंड का दुरुपयोग लगातार उजागर हो रहा है। ईडी और सीबीआई की जांच रिपोर्ट ये बताती है कि ममता और उनके करीबी नेताओं ने सरकारी योजनाओं और चुनावी धन का खेल अपने फायदे के लिए किया। नंदीग्राम और सिंगूर जैसी घटनाओं की जमीनी संघर्ष तो ये साफ तौर पर दिखाता है, लेकिन पर्दे के पीछे करोड़ों रुपए का खेल चलता रहा। आज सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी सचमुच जनता के लिए लड़ रही हैं या सत्ता और भ्रष्टाचार के लिए जनता को सिर्फ आड़े हाथ दिखावा कर रही हैं। देश और बंगाल की जनता जानना चाहती है कि सड़क पर दिखावा और पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार के बीच असली सच क्या है। आज जब हम जवाब मांगते हैं, जनता के पैसों का खेल कौन खेल रहा, बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के पीछे क्या टीएमसी और ममता बनर्जी का हाथ है, टीएमसी शासन में सरकारी फंड और योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप कितने गंभीर हैं और इसका चुनाव पर क्या असर होगा। ममता बनर्जी का दिल्ली कैंप और सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा जनता की लड़ाई या चुनावी दिखावा है। क्या बंगाल की जनता अब टीएमसी और ममता के पर्दे के पीछे चल रही भ्रष्टाचार और सड़कों पर दिखाए जाने वाले संघर्ष का फर्क साफ तौर पर समझ चुकी है क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ प्रतिक्रिया सामने आई हैं, वो आपको सुनवाएंगे। जो मामला हुआ है, जो था ममता बनर्जी का, वो मैटर आज को हियरिंग हुआ। उसका हियरिंग का बाद
और ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है, कोर्ट परमिशन दिया है, उन्होंने आर्गुमेंट किया है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है उन्होंने बोला जो अभी 4 महीना के लेके सब डिलीशन हो रहा है, इंक्लूजन नहीं हो रहा है। जब स्पेशल इंटेंसिव रोल में जो इंक्लूजन होता है वो इंक्लूजन बंद है। 2 नंबर बड़ा है, छोटा छोटा जो मिस्टेक है वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, वो मिस्टेक को बड़ा करके देखा है और उसको डिलीट करने के लिए कोशिश किया है। जैसे somebody's टाइटल, किसी का सामने हुआ है खान, उसका आ गया खां, कैसे होगा? किसी का नाम है विपुल, उसका नाम है विपुल हो गया, बंगाली में बोलता है ना विपुल, तो क्यों उसका नाम बात जाएगा? बंदोपाध्याय बनर्जी, क्यों उसका नाम बात जाएगा? ये सब कोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ऐसा ही बोला है। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बोला है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो उसको दिया है 8100, वो उसको बाहर से लेके गया है। देखिए, ममता बनर्जी की प्रवृत्ति और जो नियति है इस तरह के नाटक करने की, थिएट्रिक्स करने की, उस चीज के लिए पूरी दुनिया उनको जानती है। चाहे वो कागज उठा करके फाड़ करके कि रोहिंग्या नहीं होने चाहिए स्पीकर के मुंह पर मारना था या आज कोर्ट में जाना था, हम सब अच्छे से समझते हैं कि उनका वहां जाने का कारण क्या था। इतनी देर कोर्ट में बैठ करके जजों को इंटिमिडेट करने की कोशिश करना, प्रभावित करने की कोशिश करना, तो ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ने ममता बनर्जी से साफ कहा कि आपने काउंसिल हायर किए हैं मिस्टर देवान, और वो काफी केपेबल है आपकी पिटिशन को आर्ग्यू करने के लिए, तो इसलिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए ऐसा हो रहा है, ये वैसा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो ये सारे ड्रामा उन्होंने वहां पर करने की कोशिश की, मगर कोर्ट ने किसी भी बात को अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि आधार कार्ड जो है वो आपने अलाउ करवाया, आधार के साथ ये कहने दूसरा भी डॉक्यूमेंट दो। कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ है और जब हमारा ऑर्डर इस पर आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने इस पर क्या ऑर्डर पास किया है। कोई पार्टी किसी पार्टी को टारगेट करेंगे, लेकिन एसआईआर से इसका क्या संबंध है? ये तो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का प्रक्रिया चल रहे है और इलेक्शन कमीशन ये संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक संस्था किसी प्रधान के ऊपर जैसे इससे इतना गंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Mamata Banerjee, she is out of frustration. She uttered all these things. It is too unfortunate. It is not expected from a chief minister of a state. He is using this filthy language against a person who is heading a constitutional body. Is it desirable? Is it acceptable in the civil society? I think it's a face loss of Bengal. Not only in India, but also the abroad also. People are watching what is happening in West Bengal right now. How a government is welcoming the Bangladeshi infiltrators, the Rohingyas, to his land, and our internal security of this country is being compromised. तो आगे बढ़ते हैं खबरों में आपको बता रहे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एसआईआर का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब एसआईआर कराया जाएगा तो वह पूरी तरीके से, विस्तार से और सही तरीके से किया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद असम में भी एसआईआर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रक्रिया को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाएगी। हम तो चुनाव आयोग को बोला था अभी भी कीजिए, लेकिन एनआरसी पब्लिकेशन नहीं होने का कारण उन्होंने एसआर असम में भी होगा ना, असम में क्यों नहीं होगा? अभी स्पेशल रिवीजन हो रहा है, चुनाव के बाद यहाँ भी एसआईआर होगा और यहाँ का एसआईआर तो बड़ा लंबा चौड़ा एसआईआर होगा और बहुत अच्छा से किया जाएगा। हम तो चुनाव आयोग को बोला था अभी भी कीजिए, लेकिन एनआरसी पब्लिकेशन नहीं होने का कारण उन्होंने एसआर किया, एसआईआर नहीं किया। हम तो स्वागत करता हूँ एसआईआर अगर करना चाहे तो। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर भी मानहानि का मुकदमा करने की बात जो है वो भी यहां पर कही है। अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम की लत ने एक ही परिवार की 3 नाबालिग बेटियों की जान ले ली। मंगलवार देर रात 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार रात करीब 2 बजे तीनों बच्चियों ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर एक स्टूल की मदद से बारी बारी बालकनी से छलांग लगा दी।
मृत बच्चियों की पहचान निशिका 16 वर्षीय, प्राची 14 वर्षीय और पाखी 12 वर्ष के रूप में हुई। यह घटना टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी के B1 टावर स्थित फ्लैट नंबर 907 की है। बता रहे हैं कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। हालांकि बच्चियों ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी जांच हो रही है। परिजनों के मुताबिक तीनों बहनें टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की आदी थी। पिता चेतन गुर्जर ने बताया कि उनकी बेटियां पिछले 3 साल से लगातार ये गेम खेल रही थी और पिछले 2 वर्षों से स्कूल जाना भी छोड़ चुकी थी। वे अधिकांश समय एक साथ रहती थी, एक साथ नहाती थी और यहां तक कि टॉयलेट भी एक साथ जाया करती थी। उनका सामाजिक संपर्क लगभग खत्म हो गया था। पुलिस को 2 बच्चियों के बारे में जानकारी मिली थी। एक डायरी भी बरामद हुई है जिसमें 18 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा मिला। पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट में लिखा है, मम्मी पापा सॉरी, हम गेम नहीं छोड़ पा रही हैं। हमें आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि हम गेम से कितना प्यार करते थे जिससे आप छुड़वाना चाहते थे। पिता चेतन ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले बेटियों को गेम खेलने से मना किया था और इसी बात को लेकर उन्हें फटकार भी लगाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी के बाद बच्चियां मानसिक दबाव में आ गई। चेतन गुर्जर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं और मूल रूप से दिल्ली के खजूरी इलाके के रहने वाले हैं। परिवार में 2 पत्नियां, एक 7 साल का बेटा, 4 बेटियां और एक साली साथ रहते हैं। घटना के वक्त पिता, दोनों पत्नियां, साली और छोटे बच्चे एक कमरे में सो रहे थे, जबकि तीनों बच्चियां दूसरे कमरे में थी। तीसरे कमरे में केवल राधा कृष्ण की तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी बालकनी से बच्चियों ने छलांग लगा दी। एसपी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रात को लगभग 2:18 पर सूचना मिली थी। 9वीं मंजिल से जमीन की दूरी करीब 80 फीट है। तीनों बच्चियां नीचे गंभीर स्थिति में पड़ी मिली। तुरंत एम्बुलेंस में उनको सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिता ने यह भी बताया कि गेम में बीच वाली बेटी प्राची दैट कमांडर की भूमिका निभाती थी, वही बाकी दोनों बहनों को टास्क दिया करती थी। दोनों छोटी बहनें उनकी हर बात माना करती थी। पिता का कहना है कि बच्चियां अक्सर कहती थी कि उन्हें कोरिया जाना है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन और मोबाइल गेम्स के खतरनाक प्रभावों को साफ तौर पर उजागर किया है। मेरी सहयोगी शिवांगी जैन वहीं पर पहुंची जहां पर तीनों बच्चियों ने आत्महत्या की। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो गाजियाबाद की वो घटना जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। हम वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर 3 सगी बहनें जिनको एक कोरियन गेम की लत लगी थी, लगातार वो 3 सालों से इस गेम को खेल रही थी और इस गेम ने इस कदर उनको किया कि उनको आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा। हम उसी कॉलोनी में मौजूद हैं, उसी सोसाइटी में मौजूद हैं जहां पर इन तीनों बहनों ने कल रात 2 बजे के करीब आत्महत्या की है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं 9वीं फ्लोर से कूदकर 3 बहनें जो सगी बहनें हैं, उन्होंने 3 बहनों ने यहाँ से कूदकर आत्महत्या की है। आप देख सकते हैं 9th फ्लोर से जब उनके माइंड में क्या कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या वो उस समय सोच रही होंगी, जो लगातार गेम की लत ने उनको इतना बेबस बना दिया, इतना ज़्यादा वो अपने कोरियन गेम में लत लग चुकी थी कि उनको आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा। आप इस देख भी सकते हैं कि ये यहाँ पर ब्लड जो है वो अभी पड़ा हुआ है। रात के 2 बजे जब उन्होंने आत्महत्या की, 9वीं फ्लोर से जब वो कूदी, और ये कहा जा रहा है कि पहले बड़ी बहन कूदती है, उसके बाद दोनों बहन जो है वो कूदती हैं और ये ब्लड आप देख रहे हैं, ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं कि ब्लड अभी भी पड़ा हुआ है। रात के 2 बजे वो इसका सहारा लेती हैं और रात के 2 बजे यहाँ पर आत्महत्या करती हैं। 9वीं फ्लोर से वो कूदती हैं। 3 बहनें जिनकी उम्र थी 12 साल, 14 साल और 16 साल। ये कहा जाता है कि वो लगातार अक्सर अपने कमरे में जो है वो अकेली रहती थी और तीनों बहनें एक साथ रहती थी। जब उनके मम्मी पापा कमरे में आते थे तो ये कहा जाता था कि वो दूसरे कमरे की ओर चली जाती थी और कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके जो मम्मी पापा हैं वो अलग कमरे में थे और जैसे ही ये तीनों बहनें जब यहाँ पर मौजूद थी, अपने कमरे में थी, उन्होंने अपने कमरे को पूरी तरह से बंद किया और लगातार गेम खेल रही थी। लेकिन कल उस समय जब रात में उनके दिमाग में क्या आया और उन्होंने आत्महत्या करने का सोचा। आप ठीक मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि खून अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इस पूरे सर्कल को अभी बंद जो है, इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप ठीक सर, 3 बच्चियों ने इतनी जो दर्दनाक सुसाइड की है सिर्फ एक गेम के जरिए, क्या लगता है आपको ये गेम दुनिया को किस ओर लेकर जा रहा है, वो भी बहुत छोटी मासूम बच्ची? बहुत दुखद है, इतना हृदयविदारक घटना है कि कोई शब्द नहीं है। पहले भी एक कोरियन
ऑनलाइन गेम था जिससे बच्चों ने सुसाइड किया था। और ये फिर जो है ये जो गेम है इस पूरे देश को नहीं दुनिया के अंदर जिस तरह की तबाही है, मुझे उम्मीद है हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, केंद्र सरकार में बात करेंगे कि इन पे केवल बैन ही लगना पर्याप्त नहीं है, इन कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और ये जो दर्दनाक घटना हुई है इसमें कंपनी के खिलाफ FIR भी कराई जाए और ये मामला कठोरता से हम लोग लेंगे। और इसके विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, अभी अधिकारियों से भी हमने बात की है और किसी भी तरह से इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा तो ये कहना आपके माध्यम से कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम कम से कम मोबाइल को एक तरफ रख के परिवार के जो हमारे माँ बाप हैं भले ही अपने रोजगार के लिए कितने बिजी हैं, तो बच्चों को समय देना चाहिए जिससे कि कम से कम इस तरह की चीज़ें सामने आ जाएं और उससे बचा जा सके। कोरियन गेम सर, ये इंडियन गेम नहीं है, कोरिया का गेम है, ये भी कहा जा रहा है। बच्चियां ये भी कहती थी गेम खेलने के दौरान कि मुझे कोरिया जाना है। तो इन गेमों को हमारे देश में कब बैन कराया जाए? वो बैन पिछली बार भी कोरियन गेम था जिसके बहुत ही दुष्परिणाम सामने आए थे। ये भी कोरियन गेम है, तो मैं बताया ना कि कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं है। न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, कोई भी कार्रवाई ऐसा नहीं है नहीं होगी। कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर घटना आज की, बहुत कठोर डिसीजन इस पर लेंगे। इस विषय पर किस तरीके से जांच की जा रही है सर? जांच तो पुलिस कर रही है, तो जांच में जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें शुरुआती दौर तो यही है कि ऑनलाइन गेम का विषय है, लेकिन कुछ और भी होगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो निरंतर कार्रवाई की बात की जा रही है कि कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने दर्दनाक आत्महत्या की है, इसको हम आत्महत्या कहेंगे, और इन बच्चियों को कहा जा रहा है कि कोरियन गेम की लत लगी हुई थी लगातार। ये 3 सालों से इस गेम की लत में एकदम बेबस थी, एकदम ये लगातार ये गेम खेलती थी। इसके तहत इन्होंने कल रात में 9वीं फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी है। इन्होंने एक 18 पेज का सुसाइड नोट भी लिख कर गई है, जहां पर बच्चियों ने लिखा है कि सॉरी मम्मी पापा, अब आपको समझ में आएगा कि मुझे गेम से कितना ज्यादा प्यार था। तो मैं उसी सोसाइटी में मौजूद हूँ, तमाम लोग मेरे साथ हैं। मैं एक बार उनसे भी चर्चा करूंगी कि आखिरकार उन बच्चियों ने ऐसा क्यों कदम उठाया, उनके मन में क्या चल रहा था, गेम की ऐसी कैसी लत लगी थी कि आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा। मेरे साथ इसी सोसाइटी में रहती हैं ये, उनसे मैं जानना चाहूँगी, आपने कभी उन बच्चियों को देखा है सोसाइटी में खेलते हुए, कोई एक्टिविटी करते हुए? नहीं, एक्चुअली मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ तो यहाँ पे बहुत कम रहती हूँ। बट ये कि हाँ, हमारे बच्चों के साथ खेलते थे तो जानते सभी हैं कि बच्चे नॉर्मल थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि ज़्यादा परेशान थे, नॉर्मल तरीके से खेलते वेलते थे। अब ये भी हमारे लिए बहुत शौक की बात है कि अचानक से इतना बड़ा हादसा हुआ और वो भी गेम की वजह से बताया जा रहा। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। अगर गेम था और बच्चे इतने एडिक्ट थे तो घर वाले क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? देना चाहिए। बच्चे आपके क्या कर रहे हैं? 3 बच्चे, एक भी नहीं कि चलो इतने सारे बच्चे हैं, एक बच्चे पे फोकस नहीं किया। 3 बच्चे एक साथ, तीनों बच्चे कूद गए और सभी लोग घर में अवेलेबल थे, तो ये हमारे लिए भी बहुत शॉक्ड है। और एक्चुअल बात क्या है ये कोई नहीं बता सकता। क्या आप मानती हैं कि गेम के चलते कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे आइडिया नहीं, ना मैं कभी उनकी फैमिली से मिली हूँ ना उन लोगों से, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। जो बताया जा रहा है हम सिर्फ वही बोल रहे हैं कि हाँ, गेम के लिए कह रहे हैं लोग, तो गेम भी अगर वजह है तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि बच्चियां जो हैं वो 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी, इसकी कोई जानकारी है? हाँ, ये यहाँ पे बोला गया कि बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं पढ़ रहे थे। बट गाजियाबाद के ग्राउंड 0 पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो B1 टावर में, उसी टावर में रहते हैं जहाँ पर उन बच्चियों ने आत्महत्या की है। सर, जब बच्चियों ने आत्महत्या की उसकी कितनी देर बाद आप लोगों को, जो क्योंकि आप उसी टावर में रहते हैं, आपको कब पता चला कि ये घटना आपकी सोसाइटी में हुई है? रात के 12:30 बजे सोने के बाद में 2 बजे रात को मुझे स्क्रीमिंग, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसको मैंने इग्नोर किया। मिनट भर के अंदर में बहुत ही भयानक आवाज़ गिरने की आई। फिर उसके बाद स्क्रीमिंग साउंड बढ़ गई। फिर उसके बाद एक और गिरने का, भारी सामान गिरने का, इस तरह का आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग। मैं जैसे बालकोनी में आकर के देखा तो नीचे में कुछ महिलाएं और पुरुष जो है चिल्ला रहे थे, बचाओ 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 बचाओ। तो मुझे लगा कि कुछ घटनाएं घट गई। मुझे लगा कि शायद यहाँ के स्थानीय लोगों में या आपस में कोई रंजिश होगी, किसी ने गोली मार दिया, कुछ बम मार दिया, कुछ इस तरीके का। तो मैं एडवोकेट होने के नाते मैंने सबसे पहले सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मैंने 112 नंबर पे कूल होकर के जानकारी दिया कि कहाँ घटना घटी है, क्या घटना घटी है। मुझे लगता है कि शायद मार दिया है या गिर गए,
आई वॉज अनसर्टेन, मैं अनिश्चित था, मुझे पता नहीं था ऊपर से देखने पे। फिर वो बोलने के बाद में मैं तुरंत 112 पे पुलिस को कॉल किया, उनको बताया यहाँ आने के लिए। फिर 2:14 में मैंने SHO को फ़ोन किया कि ऐसी घटना घट गई, आप अपनी टीम के साथ में आइए, बहुत ही भयानक स्थिति हो गई है, शायद और भी कुछ लाशें गिर जाएं, क्या हो जाए पता नहीं। उसके बाद मैं करीब 15-16 के आसपास में, मतलब 2:15 के आसपास में नीचे आ गया। तब तक में 112 की पुलिस आ गई थी और नीचे में सेंसलेस और कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाले 3 बॉडी पड़े हुए थे। और ये माताएं और पिता जो है चिल्ला रहे थे माता मस्सी कि बचाओ बचाओ। स्थिति बहुत दयनीय थी, इतनी थी हृदय विदारक कि मेरे ऐसा प्रोफेशनल भी, चूंकि मैं कागजों में जो पढ़ता हूँ तो उसमें मेरा ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होता है, पर जब आप घटना को देखते हैं उसको देखना बड़ा आसान नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय गौ संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों पर आधारित फिल्म गोदान 6 फरवरी से देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का टीजर, पोस्टर और गीत पहले ही रिलीज हो चुके हैं। फिल्म के निर्माता श्री विनोद कुमार चौधरी का ये कहना है कि गोदान का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, गौ संरक्षण, संस्कार, स्वास्थ्य और समृद्धि जैसे मूलभूत विषयों को मनोरंजन के माध्यम से समाज तक पहुंचाना है। बेटा, तू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जा बेटा। राम भैया को क्या हुआ? पिताजी को भैया की आखिरी इच्छा थी कि सुरभि का ध्यान तुम ही रखोगे। गौ सेवा से वंश चलता है और गौ की हत्या करने पर वंश का विनाश भी हो जाता है। गाय तो समस्याओं का समाधान है और तुम्हारे जीवन का मार्ग गाय की सेवा से ही निकलेगा। गौ माता के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं रखा है इस रूढ़िवादिता में। अब मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सुरभि भी मेरे साथ रहेगी और मेरी रिसर्च भी जारी रहेगी। जय गोपाला, जय गोपाला। सोसाइटी में गाय पालने की परमिशन नहीं है? परमिशन है, तभी तो लेकर आए हो इसे। अगर आपको गाय पालनी है तो आपके पास बड़ी जगह होनी चाहिए। हमारी बोल गाय की पोटी में चली गई है, प्लीज इसे निकाल दो। आपके पास कौन सा पालतू जानवर है? गाय है। मतलब आपको शर्म नहीं आती? इतनी छोटी सी बच्चिया को आपने इतने बड़े गाय बैलों के बीच में छोड़ दिया। गाय पालना इतना आसान भी नहीं है बेटा, पर तुम अच्छा कर रहे हो। आज गौष्टमी है, सुरभि की पूजा अर्चना करना मत भूलना। कि तुम अपने बलबूते पर यहाँ पर एक गौ अनुसंधान केंद्र अपने खुद के नाम पर क्यों नहीं शुरू कर देते? सर, मेरी गाय चोरी हो गई है। अब हम यहाँ बैठ के तेरी गाय भैंस ढूंढेंगे क्या? बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश थी यार। जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा। तुम्हारी रिसर्च फेक है। जिंदा देखना चाहते हो कि नहीं विवेक? मुझे देश को सेक्युलरिज्म की राह पर भी लेके चलना है। और आपका सेक्युलरिज्म केवल हिंदू ही आपके सेक्युलरिज्म का पालन करे।